300 से ज्यादा इंसर्जेंट्स अभी तक एलेपो में मारे गए हैं। ये लोग वो लोग थे जो अटैक कर रहे थे। जैसा मैंने बोला ना, छोटी मोटी यहां पे ये हुआ, अच्छा शांत रहो, लड़ो मत। अचानक एलेपो गॉन, अचानक दमस्कस की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। या बशार अल असद की बात करें, उसको रशिया सपोर्ट कर रहा है, उसको ईरान सपोर्ट कर रहा है, उसको रशिया की एयर पावर सपोर्ट कर रही है, स्पेट्सनास है, रशियन स्पेशल फोर्सेस, वो सपोर्ट कर रही हैं। उसने तो दबा के रखा था मामला। ये बशार अल असद की फोटो है, कैप्चर करा, मारा, बीच में से चेहरा फाड़ दिया इसका। ये साइन है कि एलेपो गिर चुका है। अब तुम्हारा राज यहां पे नहीं चलेगा, अब हमारा राज यहां पे चलेगा। ये उड़ गया जहाज लेके और ये पुतिन से कह रहा है कि बॉस मेरी मदद करो, मैं बुरी तरीके से फंस गया हूं। एसडीएफ आगे बढ़ रहा है, अभी डेमस्कस के पास नहीं पहुंचा, लेकिन तेजी से आगे बढ़ रहा है। 8000 सिविलियन मार दिए रशियन एयर स्ट्राइक्स ने, हजारों बंदे मार दिए। आपने कभी सुना भी है? आपने नहीं सुना होगा। आपने सिर्फ ये सुना है कि इजराइल ने बम मार दिया। जो सरकार राज कर रही है बशार अल असद की, वो ईरान के आशीर्वाद से, रूस के आशीर्वाद से राज कर रहा है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, कल मैंने आपसे बताया था कि द चाणक्य डायरीज इज अप फॉर सेल। अभी तक बहुत ज्यादा हमें अच्छा रिस्पांस मिला है। मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूं कि ये है चाणक्य डायरीज। जिसने ऑर्डर नहीं करी है वो ऑर्डर कर ले। और द चाणक्य डायरीज, इसमें टोटल टीम कल बोल रही थी कि सर आपने बताया नहीं डिटेल में, इसमें 208 पेज, 208 पन्ने की है ये, 208 पन्ने की। और इसमें तकरीबन 25 या 26 आर्टिकल्स हैं, डिटेल में आर्टिकल्स हैं। आत्मनिर्भर भारत के ऊपर है, ब्लू वाटर नेवी के ऊपर आर्टिकल है, एयर पावर के बारे में आर्टिकल है, और कई और चीजों के बारे में आर्टिकल्स इसमें हैं। तो अगर आपको द चाणक्य डायरीज लेनी है तो आप जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे लिंक है, लिंक पर क्लिक करिए और हम आपको 7 से लेकर 10 दिन के अंदर आपकी कॉपी डिलीवर कर देंगे। अच्छा दोस्तों, अब आते हैं आज हम किस पे बात कर रहे हैं। एलेपो फॉल्स टू इंसर्जेंट्स, ओवर 300 किल। 300 से ज्यादा इंसर्जेंट्स अभी तक एलेपो में मारे गए हैं। ये लोग वो लोग थे जो अटैक कर रहे थे। इसमें काफी लोग जो हैं वो टर्की बैग्ड हैं, अमेरिका बैग्ड हैं। बड़ा हॉचपॉच सा मामला है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सीरिया में हो क्या रहा है। और मैं आपको सच बात बताऊं दोस्तों, मैं जियोपॉलिटिक्स फॉलो करता हूं। आई एम अ वेरी सिंसियर एंड अ कीन स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स। मैं कोई टीचर वीचर नहीं हूं, पर मैं कीन और सिंसियर स्टूडेंट जरूर हूं जियोपॉलिटिक्स का। और मुझे बिल्कुल ये आइडिया नहीं था कि अचानक सीरिया जो है, सीरिया तो सो चुका था, अच्छी नींद सो रहा था। 5, 6, 7 साल से सीरिया में कोई खबर ही नहीं आई थी। तो हमने बोला ठीक है, छुटमुट कुछ ठूस ठूस यहां पे हुई, दैट्स ओके। और खासतौर से रशिया यूक्रेन की लड़ाई, इसको तो 3 साल होने वाले हैं। दे विल कंप्लीट नेक्स्ट 2 मंथ्स में हो जाएंगे इसको 3 साल। तो हमारी नजर थी नहीं, अचानक यहां पे इतना खून खराबा बिल्कुल इजराइल के बगल में। आज हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हुआ क्यों, किसको फायदा है, कौन कौन सी शक्तियां यहां पे लड़ रही हैं और वो चाहते क्या है, इसमें एंड गेम क्या है। दोस्तों, वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको बड़ा मजा आने वाला है। दिस इज माई गारंटी टू यू। दोस्तों, एंटी गवर्नमेंट फाइटर्स हैं और कहते हैं कि देव रीच द हाईवे नियर द नॉर्दर्न सीरियन टाउन ऑफ अजाज। ये अजाज के पास पहुंच चुके हैं और ये दिसंबर 1, 2024 में यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स एलाइज फ्रांस एंड जर्मनी एंड ब्रिटेन कॉल्ड फॉर डी एस्केलेशन इन सीरिया। अच्छा, ये सब बातें चल रही हैं कि यार ये मत करो, ये मत करो, छुटमुट पीछे। अब लोगों को पता है कि पानी में हल्के हल्के से उबाल आ रही है, जैसे छोटे छोटे बुलबुले होते हैं, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि पानी इतना उबल जाएगा कि लावा की तरह अचानक निकलेगा। एंड नोबडी न्यू अबाउट इट। जैसा मैंने बोला ना, छोटी मोटी यहां पे ये हुआ, अच्छा शांत रहो, लड़ो मत। अचानक एलेपो गॉन, अचानक दमस्कस की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। क्यों? ये कौन करवा रहा है? अचानक ये इनके पास आर्मर्ड कॉलम्स कहां से आ गए, इनके पास टैंक्स कहां से आ गए भाई, इनके यहां इतनी लंबी लंबी मारक क्षमता वाली मिसाइल्स कहां से आ गई? अचानक ये लोग जो इतने साल तक चुप बैठे थे, क्योंकि जो सीरियन गवर्नमेंट थी, या बशार अल असद की बात करें, उसको रशिया सपोर्ट कर रहा है, उसको ईरान सपोर्ट कर रहा है, उसको रशिया की एयर पावर सपोर्ट कर रही है, स्पेट्सनास है, रशियन स्पेशल फोर्सेस, वो सपोर्ट कर रही हैं। उसने तो दबा के रखा था मामला। अचानक इट ब्लू अप इन देयर फेसेस और ये सब लोग हैरान हो गए कि बॉस ये हुआ क्या अचानक, ये किसने छेड़ा है ये राग
कि अचानक खून खराबा हो गया और वो लगातार बढ़ते चले आ रहे हैं। अब ये देखिए साहब, ये एलेपो में ये बशार अल असद की फोटो है, कैप्चर करा, मारा, बीच में से चेहरा फाड़ दिया इसका। ये साइन है कि एलेपो गिर चुका है। अब तुम्हारा राज यहां पे नहीं चलेगा, अब हमारा राज यहां पे चलेगा। फोटोग्राफ थी एक पोस्टर की, एक बहुत जाइंट साइज पोस्टर की, एक इंडिकेटिव फोटोग्राफ हमने यहां पे दी। इस वक्त चल के आ रहा है, राइट। यहां पे सीरिया का प्रेसिडेंट असद है, ये रशिया और ईरान से मिलके ये कह रहा है कि बॉस मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मैं संकट में हूं, मैं बहुत परेशानी में हूं। बशार अल असद, ये बंदा जिसका चेहरा फाड़ दिया है, ये कह रहा है। लेकिन रशिया है, मदद तो कर रहा है रशिया, लेकिन रशिया उस प्रकार से इसकी मदद नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि रशिया यूक्रेन में फंसा हुआ है, रशिया का हाथ बंधा हुआ है यूक्रेन में। रशिया लड़ रहा, और वहां पे कह रहे हैं कि ट्रंप आने वाला है, 20 जनवरी को ट्रंप आएगा, कुर्सी पे विराजमान हो जाएगा, एज प्रेसिडेंट ही विल टेक ओवर। अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट है, प्रेसिडेंट इलेक्ट है, और अभी से ही उसके स्टेटमेंट ऐसे हैं कि साहब 20 तारीख को मैं कुर्सी पे बैठूंगा, 21-22 तक मैं निपटा दूंगा केस पूरा। ये वो वादा कर चुका है। तो उसके आने से पहले ये पूरा का पूरा जो शतरंज की बिसात है, ये कैसे बैठती है, इसकी लड़ाई चल रही है। ये देखिए साहब, हयात तहरीर अल शाम, हमने इसके बारे में, HTS के बारे में आपको बताया था पिछले द चाणक्य डायलॉग्स में। ये ब्रेक अवे फैक्शन ऑफ अल कायदा स्टेज द सरप्राइज ऑफेंसिव इन अलेप्पो, देयर साइट्स आर नाउ सेट ऑन द सीरियन कैपिटल। यानी कि वो कह रहे हैं अब हम डायरेक्टली दमिश्क पे अटैक करेंगे। दे आर मूविंग टुवर्ड्स दमिश्क, जिसको उर्दू में, हिंदी में दमिश्क भी बोलते हैं। वी आर गोइंग टू अटैक, ठीक है। अब देखिए साहब, इंसर्जेंट्स ऑन वे टू कैप्चरिंग हामा एक और जगह है, वो हम मैप पे आपको पूरा दिखाएंगे, मैप पे कि कहां कहां क्या हो रहा है। वील शो यू एवरीथिंग ऑन अ मैप। और बशार अल असद फ्लाइज टू मॉस्को टू मीट पुतिन। ये उड़ गया जहाज लेके, और ये पुतिन से कह रहा है कि बॉस मेरी मदद करो, मैं बुरी तरीके से फंस गया हूं। और यहां पे दोस्तों, रशियन ट्रूप्स एंड डिप्लोमैट्स हरिडली फ्री दमिश्क, निकल लिए यहां से ये लोग, दे आर आउट। अब दोस्तों, ये जो रिपोर्ट आई है, ये यूक्रेनिस का प्रावडा से आई है। प्रावडा एक बहुत मशहूर रशियन अखबार है, लेकिन ये यूक्रेनिस का, ये यूक्रेन वाला प्रावडा है। ये सेम कंट्री हुआ करती थी ना 91 से पहले। तो अब ये लिख रहा है 2-3 चीजें। जाहिर सी बात है कि ये थोड़ा सा रशिया के खिलाफ लिखेगा, और जाहिर सी बात है ये आपको न्यूट्रल व्यू नहीं देगा, लेकिन इनका भी व्यू हम ले लें, कह क्या रहे हैं। कई बार क्या होता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया छुपाने की कोशिश करती है, और कोई बाहर वाला एलिमेंट आके आपके सामने सच पेश कर देता है। हो सकता है ये चीज हो, वी कांट टेक 100% गारंटी, लेकिन फिर भी बताना आपको जरूरी है। ये कह रहे हैं, फर्स्ट आर्म अनरेस्ट हैज ब्रोकन आउट इन डेमास्कस, प्रॉम्प्टिंग रशियन ट्रूप्स एंड डिप्लोमैट्स टू अर्जेंटली लीव द कैपिटल। ये बात सच है, ये तो हमने और लोगों से भी चेक बैक करवाया है, और मीडिया हाउसेस से भी, तो ये खबर तो ठीक है इनकी। दूसरी चीज, यूक्रेनियन इंटेलिजेंस के हिसाब से फोर्सेस अपोजिंग रशियन बैक्ड असद एडमिनिस्ट्रेशन आर मूविंग साउथ विद द फर्स्ट अर्बन क्लैशेस टेक प्लेस इन हामा, होम्स एंड सुएदा। हामा के बारे में हमने आपको बताया था। हमें ये सुवायदा और होम्स, हमें होम्स के बारे में पता है, हामा के बारे में पता है। होम्स और हामा एक साथ ही हैं, ऊपर नीचे हैं, ये हम आपको मैप में दिखाएंगे। सुवायदा के बारे में हमें अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। अब रशियन कंटिंजेंट इज नोन टू हैव अबैंडन्ड हामा एंड रिलोकेटेड टू खामेनेम एयरबेस। कर्नल जनरल एलेक्जेंडर जुरावलोव, चीफ ऑफ द रशियन कोऑर्डिनेटिंग हेडक्वार्टर्स, has declared situation out of the Assad regime's control. Russians have also fled the military base in the city of Khan Sheikhoun. अब ये कह रहा है कि रशियंस यहां पे चले गए, खान शेखून में अपना सारा सामान लेके रशियन फोर्सेस भाग गई हैं, और ये भी कह रहा है कि इनके ऊपर इंक्वायरी हुई है, उनको क्रेमलिन बुलाया गया है। इस जनरल को, कर्नल जनरल अलेक्जेंडर जुरालोव को ये बोला है कि भाई तुम मॉस्को आ जाओ, क्रेमलिन में पेश हो, और तुम बताओ कि तुम्हारे फौजी कैसे भाग गए और अपने हथियार कैसे छोड़ दिए। ये कह रहा है यूक्रेनिस का प्रावडा। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए सब, अगर आप इस एरिया को देखेंगे पूरे, ये सीरिया है, ठीक है, ये दमिश्क है। ये जो कह रहे हैं ना यहां पे सीरिया में रशियन बेसेस हैं, वो पूरी स्टोरी समझा रहा है यहां पे रशियन बेसेस की। यहां पे दोस्तों इराक से इनके सपोर्ट के लिए लोग आ रहे हैं। बशार अल असद की बात कर रहा हूं, उनके सपोर्ट के लिए लोग हिल चुके हैं इराक से। उनके सपोर्ट के लिए कुछ कुछ एलिमेंट्स हिजबुल्लाह के, हमास को तो खत्म ही कर दिया ना इजराइल ने, लगभग हमास को खत्म ही कर दिया, और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ कुछ एलिमेंट्स सीरिया से यहां पे मुड़ के आए,
कुछ कुछ एलिमेंट्स इनके यहां पे और जगहों से, ठीक है, इफ दे कैन कम बिकॉज दे हैव एसेट्स इन सऊदी अरेबिया, ये कोशिश कर रहे हैं कि सारे के सारे लोग आए और जो सीरियन आर्मी है, सीरियन आर्म्ड फोर्सेस हैं, उसको सपोर्ट करें। उल्टी तरफ यहां से तुर्की है, तुर्की सपोर्ट कर रहा है। तुर्की की पूरी रेपुटेशन इसमें बर्बाद हो गई यार। ये कभी इस टीम से खेलता है, ये कभी उस टीम से खेलता है, तुर्की का कुछ भरोसा नहीं है कल किस टीम से खेल रहा है, राइट? इसमें तुर्की किसको सपोर्ट कर रहा है आप खुद सोचिए, दिमाग लगाइए। तुर्की कहता है कि इजराइल जुल्म कर रहा है फिलिस्तीनियों पे, ये तो आपको बात पता है। तुर्की कहता है कि इजरायली जो हैं वो फिलिस्तीनियों पे जुल्म कर रहे हैं, लेकिन तुर्की की हरकतें ऐसी हैं जिससे कि इजराइल को मजा आ जाए और इजराइल के दुश्मन जमीन पे बैठ जाएं। बिल्कुल तुर्की वही काम कर रहा है, इसलिए कई लोग तुर्की पे गद्दारी का इल्जाम लगा रहे हैं। आप कैसे, मैं आपको बताता हूं। तुर्की सपोर्ट कर रहा है यहां पे एसडीएफ, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, एसडीएफ। ये वो इंसर्जेंट्स हैं जिन्होंने एलेपो पे कब्जा कर लिया था। ये वो इंसर्जेंट्स हैं जो कि बशार अल असद की सरकार के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, राइट? उनको कौन सपोर्ट कर रहा है? तुर्की। कर अमेरिका भी रहा है, लेकिन तुर्की भी उनको सपोर्ट कर रहा है। अब तुर्की उनको सपोर्ट कर रहा है, वो लोग चाहते हैं, अब मैं दोबारा आपको समझाता हूं, वो लोग चाहते हैं कि ऊपर से आएं और दमस्कस पे कब्जा कर लें, राइट? यानी कि बशार अल असद यहां से हट जाएगा, या उसको मार देंगे या वो भाग खड़ा होगा, और यहां पे एसडीएफ का कब्जा हो जाएगा, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस का, राइट? अब जो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, इनको सपोर्ट कर रही है तुर्की। इनके पास टैंक कहां से आए, इनके पास हेवी वेपन्स कहां से आए, राइट? वो एक स्टोरी है। अब इस स्टोरी को रखिए आप कोने पे, बस इतना याद रखिएगा कि टर्की जो है वो एसडीएफ को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है जी? एसडीएफ आगे बढ़ रहा है, अभी डेमस्कस के पास नहीं पहुंचा, लेकिन तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसको बचाने के लिए ईरान, यहां से ईरान कहता है हमास तुम एक्टिव हो जाओ, लेबनान तुम एक्टिव हो जाओ, सीरिया के लोग एक्टिव हो जाओ। किसके खिलाफ? तुर्की के भेजे हुए एसडीएफ के खिलाफ। यानी कि वैसे जहां फिलिस्तीन की बात आती है तो तुर्की और तेहरान एक ही बात बोल रहे हैं कि 80 भी मुसलमान थे तो 80 भी मुसलमान, यहूदी गंदा है, उस पर अटैक करना है। चलो हिजबुल्लाह को सपोर्ट करते हैं, चलो हमास को सपोर्ट करते हैं, राइट? बोलिए, दोनों एक ही चीज रहे हैं, लेकिन जमीन पे जब बातें होती हैं तो पता लगा कि तुर्की का रुख कुछ और है, तुर्की का गेम कुछ और है। चलिए डिटेल में इस गेम को दोस्तों समझते हैं, करें? अच्छा, सबसे पहले ना हम ये समझ लें कि इसमें ईरान क्या गेम खेल रहा है। तो हेल्प फ्रॉम ईरान, हमने बोला था ईरान जो है ये बशर को सपोर्ट कर रहा है, तो ये खमेनेई है और ये बशार अल असद है, ठीक है जी? ये इसको सपोर्ट कर रहा है। ये इज ट्राइंग एनीवे थ्रू विद मिलिशियाज बैक्ड बाय द इस्लामिक रिपब्लिक एंटरिंग सीरिया ओवरनाइट फ्रॉम इराक। जैसा मैंने बोला था, इराक से मिलिशिया घुसा रहा है ये इसको सपोर्ट करने के लिए। तो खमेनेई है, ये बशार को सपोर्ट कर रहा है, इराक से मिलिशिया भेज रहा है सीरिया के अंदर, पहली चीज। और डजन्स ऑफ ईरान अलाइंड इराकी हशाद अल शाबी फाइटर्स, ये हैं फ्रॉम इराक, ऑल्सो क्रॉस्ड इनटू सीरिया थ्रू मिलिट्री रूट नियर अल बुकमाल क्रॉसिंग, अ सीनियर सीरियन। ये देखिए, ये सीरियन आर्मी सोर्स बता रहा है कि ईरान ने इराक के थ्रू, क्योंकि इराक के अंदर, इराक इज ऑल्सो मेजोरिटी शिया, ये बात आप समझ लीजिए। इराक जो है, ईरान तो है ही शिया, इराक भी मेजोरिटी शिया है, उसकी पॉपुलेशन मेजोरिटी शिया है, ठीक है जी? वहां पे खुमैनी ने अपने ग्रुप्स वहां पे लगा रखे हैं। एक ग्रुप की बात कर रहा है हश्द अल शाबी, हश्द अल शाबी एक ग्रुप है, एक तंजीम है, उसके फाइटर्स को बोला है कि तुम जाओ मदद करो। अब सब लोग अपने एसेट्स डाल रहे हैं, तुर्की अपने बंदे डाल रहा है, अमेरिका अपने बंदे डाल रहा है, यहां पे ईरान अपने बंदे डाल रहा है, रूस अपनी फौजें डाल रहा है। बहुत खिचड़ी यहां पे पक रखी है। आज का वीडियो थोड़ा सा इस खिचड़ी को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेगा। अब दोस्तों, क्या ये सारी चीजें करने से इजराइल के ऊपर, अब ये इजराइल है, ठीक है जी, दिस एरिया इज इजराइल, क्या इजराइल के ऊपर प्रेशर ईज हो रहा है? क्या इजराइल के ऊपर जो दबाव था वो कम हो रहा है? क्योंकि आपको पता है दुनिया इजराइल इजराइल कर रही है। पिछले अक्टूबर 7 से सब लोग इजराइल का नाम ले रहे हैं, यार तुम लड़ाई बंद करो, तुम बमबारी बंद करो, तुम अटैक कर रहे हो फिलिस्तीन पे, तुम अटैक कर रहे हो इन लेबनान। लेकिन दोस्तों, एक बात जो थी वो ज्यादा लोगों ने डिस्कस नहीं करी, वो इंटरनेशनल मीडिया में चली बहुत, लेकिन डिस्कशन नहीं हुआ कभी इसका। और वो डिस्कशन है कि इजराइल ने एक्चुअली सीरिया के अंदर जाके बमबारी करी है, क्योंकि वहां पे हिजबुल्लाह वाले थे।
यस। अब डज दिस ईज प्रेशर ऑफ इजराइल? इजराइल के ऊपर क्या प्रेशर? ये सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के सोल्जर्स हैं। अब ये देखिए, यहां पे हामा को लगभग इन लोगों ने कैप्चर कर लिया है, होम्स पे प्रेशर है। अब ये चाहते हैं कि सीधा यहां से दमिश्कस आए। दमिश्कस कैपिटल है पूरे इस एरिया को। दोस्तों ये तो एलेपो है, एलेपो को कैप्चर कर चुके। अब देखिए ना, एलेपो से आए इधर हामा में, हामा से आए होम्स में, अब होम्स से कह रहे हैं दमिश्कस। लेकिन वहां पे ईरान जो है अब अपने सिस्टम्स यहां पे दोबारा डाल रहा है। अब दोस्तों रूस भी जो ना अपने सिस्टम्स यहां पे डाल रहा है, अपने प्लेटफॉर्म्स, अपनी स्पेशल फोर्सेस, ये सब लोग डाल रहे हैं। ये जीत किसकी होगी? सब लोग अपने अपने औजार, अपने हथियार, अपने फाइटर्स सब लोग यहां पे भर रहे हैं। अब दोस्तों ये जो स्लाइड है, रशिया's प्राइमरी बेसिस इनसाइड सीरिया, अब आप ये देखेंगे कि इतने ज्यादा बेसिस क्यों हैं रूस के? रूस हजारों किलोमीटर दूर, यार रूस का इस एरिया से क्या लेना देना है, रशिया का क्या लेना देना? और ये अचानक अटैक हुआ क्यों? मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ऐसा है ना कि रशिया फंसा यूक्रेन में। अगर आपको रशिया, और रशिया यूक्रेन में कमजोर होने का नाम नहीं ले रहा है, जाहिर सी बात है वो अटैक पर अटैक कर रहा है। तो अगर दोस्तों आपको, अगर रशिया को यूक्रेन में कमजोर करना है तो आप यूक्रेन पे हमला मत करो, आप इधर हमला करो। जब आप इधर हमला करोगे तो अपने बेसिस को बचाने के लिए, अपने अरबों डॉलर के इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए, अपने लोगों को, अपने हथियार, अपने एयरक्राफ्ट, अपने मैन पावर को बचाने के लिए, अपने इन्फ्लुएंस को बचाने के लिए रूस जरूर यहां पे और एफर्ट डालेगा। यानी कि रूस जो एफर्ट हैं वो यूक्रेन से लिफ्ट करके यहां पे लाएगा। एंड दिस इज द काउंटरवेट। ये गेम चल रहा है, ठीक है। यहां पे दो एनिमीज हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। पहला एनिमी है रशिया, मैं वेस्ट की बात कर रहा हूं, पश्चिमी देशों की। पहला दुश्मन है रशिया, उसके खिलाफ बात हो रही है। और ईरान, ईरान के खिलाफ बात हो रही है। अब मैं आपको इस स्लाइड में यह समझाऊंगा कि कैसे इनके खिलाफ बात हो रही है, क्यों। ये जो पूरा एक्शन है ये अमेरिका स्पॉन्सर्ड है। अमेरिका क्यों स्पॉन्सर कर रहा है? टर्की जो है दैट इज अ नेटो मेंबर, टर्की को नेटो की बात माननी पड़ेगी। वो जितना भी उल्टी सीधी बात बोले एर्दोगान, एंड में उसको नेटो की बात माननी पड़ेगी। इज अ मेंबर ऑफ नेटो, सिग्नेटरी है टर्की ना। ये दोस्तों देखिए यहां पे ये लटाकिया नेवल बेस है, ठीक है जी। और इसके बगल में ये हेमाइम एयर बेस है, ये टार्टस नेवल बेस है, ये हामा एयर बेस है, ये वाला। ये सारे के सारे ये बेसेस हैं। ये मेडिटेरेनियन सी है। रशिया का ये गेम है। रशिया के पास ना वार्म वाटर पोर्ट्स नहीं है दोस्तों। और ये लड़ाई आज की नहीं है। अगर किसी ने ग्रेट गेम के बारे में पढ़ा हो, अगर ज़ारिस्ट रशिया के बारे में किसी ने अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो, तो उसको बात पता लगेगी। क्योंकि रूस इतना ठंडा देश है। रूस में क्या होता है कि पूरे समुद्र के आसपास का एरिया -30 -40 जाता है, सारा का सारा जम जाता है। इट फ्रीज सॉलिड। वहां पे आना जाना बड़ा मुश्किल है। रशिया को चाहिए वार्म वाटर पोर्ट्स कनेक्टिविटी के लिए। कहां से लाएगा रशिया वार्म वाटर पोर्ट्स? अगर आप वार्म वाटर के पोर्ट्स देखेंगे तब आपको यह पता लग जाएगा कि भाइयों ने यूक्रेन पे हमला क्यों करा। नेटो इज वन एंगल, नेटो इज वन एंगल, पर यूक्रेन के बगल में क्या है? ब्लैक सी। ब्लैक सी में क्या है? आप जाके इंटरनेट पर पता लगाइए। तब अगर आप मैप देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि रशिया जियोपॉलिटिकली करना क्या चाह रहा है। ये यूक्रेन को ठोकना एक लेवल पे। अभी तक 2 साल हो गए, रूसी फौज इतनी काबिल नहीं है कि पूरे यूक्रेन को निगल जाए। मैं मानने को तैयार नहीं हूं, मैं मानने को तैयार नहीं हूं, ठीक है। हाँ, उन्होंने गड़बड़ी करी, उन्होंने बेवकूफ़ी करी रूसियों ने। जिस तरीके से वॉर उन्होंने करा है, गलतियां करी उन्होंने। लेकिन रशियन मिलिट्री इज अ सॉलिड मिलिट्री बॉस। इट्स अ सॉलिड मिलिट्री। और मैं मानने को तैयार नहीं, मैं निपटा देते पूरे यूक्रेन को। हुआ क्या है कि रशिया को एक आउटलेट मिल गया ब्लैक सी में। दे नीडेड अ वार्म वाटर पोर्ट, वार्म वाटर पोर्ट उनको मिल गया। ये क्या है? मेडिटेरेनियन सी। यहां पे पूरा रशियन प्रेजेंस है। दिस इज अ वार्म वाटर पोर्ट। रशियंस हैव गॉट इट। यहां पे इसलिए इतना ज्यादा इंफ्लुएंस है। ये देखिए साहब, मेजे एयरबेस, ये यहां पे बिल्कुल इजराइल के साथ लगता हुआ, इजराइल के साथ लगता हुआ। ये देखिए साहब, कितने तो एयर बेसेस हैं इन भाइयों के। ये क्या है?
ये सारे के सारे एयर बेसेस हैं। और यहां पे इनका रशियन स्पेशल फोर्सेस का यहां पे बेस है। यहां पे ब्रिगेड प्लस है रशियन स्पेशल फोर्सेस की, उसका नाम है स्पेट्सनाज। तो यहां पे स्पेट्सनाज डिप्लॉयड है। ये मैप दिखाने का आपको ये मतलब था। ये पूरी इसमें हिस्ट्री है। रशियन एयर स्ट्राइक्स इन सीरिया किल्ड 20,697 पीपल। इसमें आईसिस फाइटर्स थे, अलकायदा के थे, अल नुसरा के थे, फलाने थे। 8,000 सिविलियन मार दिए। रशियन एयर स्ट्राइक्स ने हजारों हजारों बंदे मार दिए। आपने कभी सुना भी है? आपने नहीं सुना होगा। आपने सिर्फ ये सुना है कि इजराइल ने बम मार दिया। ये देखो, 68,000 रशियन सोल्जर्स हैव बीन डिप्लॉयड। 68,000 रशियन सोल्जर्स आप ये मान के चलो कि सीरिया में डिप्लॉयड है। ये इनकी स्ट्रेंथ है। दैट इज ऑलमोस्ट 7 डिविजन्स, 7 इन्फेंट्री डिविजन्स। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। मैं आपको इन्फेंट्री डिविजन्स में ऐसी कैलकुलेशन के हिसाब से बता रहा हूं। अप्रॉक्सिमेटली 7 इन्फेंट्री डिविजन्स ऑफ रशियंस आर इन सीरिया। कितना इंपॉर्टेंट होगा अगर यहां पे इनको फंसा देते हैं ये लोग, तो क्या यूक्रेन की लड़ाई पर असर नहीं पड़ेगा? और जहां पे ईरान की बात है, ईरान तो खुद लड़ता ही नहीं है यार। ईरान के तो प्रॉक्सीज हैं। ईरान के भाई प्रॉक्सीज हैं। हिजबुल्ला है, हमास है, फलाना, डिमका, हुथी, ये सारे के सारे ईरान के प्रॉक्सीज हैं। जब आप ईरान के प्रॉक्सीज को एक एक करके ठोकते हो, जिस सरकार पे, डेमास्कस पे जो सरकार राज कर रही है बशार अल असद की, वो ईरान के आशीर्वाद से, रूस के आशीर्वाद से राज कर रहा है। अब वो उसके 2 बड़े साथी हैं। आप समझिए, बशार अल असद के 2 बड़े साथी हैं, रूस और ईरान। और यही वेस्ट के लिए और इजराइल के लिए कलेश की जड़ है। जब आप डेमास्कस पे अटैक करोगे तो आप रशिया पे भी अटैक कर रहे हो और आप ईरान पे भी अटैक कर रहे हो। विदाउट अटैकिंग मॉस्को, विदाउट अटैकिंग तेहरान, आप इन दोनों के देशों के जो सबसे बड़े एसेट है, आप उसको चोट पहुंचा रहे हो। और यही गेम है दोस्तों जो चल रहा है मिडिल ईस्ट में इस वक्त। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।